अलिफ पार्ट 34। उसका अपार्टमेंट वैसे का वैसे ही था। वहाँ शकूर इसका इस्तेमाल करने को नहीं था। शायद वो छुट्टी पर चला गया था। मोमिन ने अपने पास मौजूद की कार्ड का इस्तेमाल करते हुए अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल लिया था। 9 बजे भी इसका अपार्टमेंट तरीके में डूबा हुआ था। उसने बारी बारी लाइट्स ऑन करना शुरू की। अपार्टमेंट साफ था, यानी शकूर छुट्टी पर नहीं गया था, और अगर गया भी था तो इसे ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। कुछ लम्हों के लिए इस घर में खड़े खड़े मोमिन को अपना आप वहाँ बेहद गैर लगा, यूं जैसे वो किसी गलत जगह पर आ गया हो। एक बार फिर से काबे से बुत कदा में, और इस बुत कदे में बुतों का ढेर लगा हुआ है जगह जगह, और वैसे ही बहुत सारे बुत इसके अंदर भी थे जिन्हें वो तोड़कर आया था। तो अब बाहर पड़े बुत लगने लगे थे। खुदा नहीं, वो इस बुत कदे के बीचों बीच चलते हुए वो एक बार फिर इन पेंटिंग्स के सामने आ खड़ा हुआ था, जिस पर ईदी नसीरात मुस्तकीम की आयात जगमगा रही थी। कल्बे मोमिन चलते हुए इसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो जैसे अंधेरे में रोशनी या अंधेरे से रोशनी में आकर खड़ा हुआ था। मेरे मोमिन को सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता जिस पर फलाह है, ना कि वो रास्ता जिस पर सिर्फ कामयाबी है। उसके कानों में दादा की आवाज़ गूंजी थी और इसकी आंखों में पानी उब जाता। ये पानी पता नहीं दिल की कौन सी नरम मिट्टी से फूटने लगा था। वो तो रोया नहीं करता था। आंसू बहाना तो कल्बे मोमिन का शेवा ही नहीं था, और इजहार नदामत करने इसकी डिक्शनरी में जुर्म था। पर इस पेंटिंग के सामने खड़ा कल्बे मोमिन अपना दिल टटोल रहा था, और जैसे इस रूम में जान फूंकने की कोशिश कर रहा था जो इसके अंदर थी मगर बेजान थी। मैं नहीं मानती यह स्क्रिप्ट मोमिन ने लिखा है, वो ये लिख ही नहीं सकता। टीना दूसरे दिन अपने ऑफिस में बैठे वो स्क्रिप्ट खोले बैठी रो रही थी, और टिश्यू से अपनी नाक और आंखें रगड़ते हुए उसने सामने बैठे दाऊद से कहा था, जो पिछली रात ये स्क्रिप्ट पढ़कर आया था, और इसने सुबह सवेरे सुर्ख आंखों के साथ ऑफिस में टीना को वो स्क्रिप्ट देते हुए कहा था, यू मस्ट रीड इट, पागल हो गया हूँ मैं रात को। उसने टीना से कहा था, और टीना को लगा वो मजाक कर रहा था या शायद इस स्क्रिप्ट का मजाक उड़ा रहा था। मगर 2 घंटे बाद अब वो इस स्क्रिप्ट को लिए सकते की आलम में बैठी थी। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि ये इन्होंने ही लिखा है, मगर वो अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने लिखा है तो झूठ नहीं बोला होगा। दाऊद ने इसकी बात के जवाब में कहा था, किसकी कहानी लिखी है मोमिन ने? एक एक सफ़े पर मुझे लगता है जैसे ये किसी की कहानी है, जैसे ये सब कुछ किसी पर गुजरा है। टीना अब एक सफ़े पर लिखी हुई लाइंस पढ़ रही थी और सर धुन रही थी। मुझे भी यही लगता है कि ये सच्ची कहानियाँ हो सकता है किसी फिल्म से इंस्पायर्ड हो या किसी नावल से। दाऊद ने अपना इजहार ख्याल किया। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल इंस्पायर्ड है ये। मोमिन किताबें भी तो बहुत पढ़ता है और फिल्म्स तो सारे ज़माने की देखता है। मुझे पक्का यकीन है कहीं से चुराई है कहानी या मिलाकर बनाई है, मगर जो भी है कमाल है, शानदार है। टीना कहते हुए स्क्रिप्ट के सफ़ात को फिर पलटती जा रही थी। वो बार बार अपने पसंदीदा सीन्स और लाइंस को अंडरलाइन करती और फिर बुलंद आवाज़ में दाऊद को सुनाने लगती, और वो जवाबन इसे अगली लाइन सुनाता। वो स्क्रिप्ट पहली रीडिंग में ही इन्हें जैसे रट गया था। तुम्हें पता है आलिया का किरदार किसको करना चाहिए? टीना ने एकदम इससे कहा था। इसका लहजा बेहद अजीब था। इसने दाऊद की आंखों में देखते हुए जैसे सवाल नहीं किया था, इसकी राय ली थी। वो नहीं करेगी। दाऊद ने इस एक्ट्रेस का नाम जैसे पहेली की तरह बूझा था जो टीना के जहन में आई थी। तुम्हें भी इसी का ख्याल आया था ना? टीना ने भी इसी के जवाब को बगैर सुने जाना था। वो एक्साइटेड हुई थी। हाँ, मगर मोमिन भाई ने शैली को कास्ट करने का कहा है और शैली ही से बात करनी है हमें। दाऊद ने 2 टोक अंदाज में इस बार इसकी एक्साइटमेंट ख़त्म की थी। दादाजी बड़े नेक इंसान थे, बड़ी नेक रूह थे। मुझे तो पता था हमेशा से। नेकियों का पता चल ही जाता है, या नेकों को नेकों का पता चल ही जाता है। शकूर ने जार रोते हुए कल्बे मोमिन से कहा था। वो इससे अब्दुल अली की ताज़ियत कर रहा था और वो बेहद खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। मेरे बारे में कुछ कहा नहीं उन्होंने? अपनी नाक रगड़ते हुए शकूर को एकदम ख्याल आया था। कल्बे मोमिन ने सर उठाकर उसे देखते हुए बड़ी संजीदगी से कहा था, सिर्फ ये कि शकूर से कह दो कि वो झूठ छोड़ दे। शकूर का मुंह चंद लम्हों के लिए खुले का खुला रह गया था। वो जैसे रोना ही भूल गया था। ये दादाजी ने मेरे लिए इस दुनिया से जाने से पहले कहा? शकूर को यकीन नहीं आया था। तुमने इस बिल्डिंग के चौकीदार से कहा कि मैं अपना पेंट हाउस छोड़कर तबलीग पर चला गया हूँ। शकूर के आंसू भाप बनकर हवा में तहलील हुए थे। नहीं तो। शकूर की सांस हलक में अटकी। सुबह से प्रॉपर्टी डीलर्स के फ़ोन भुगता रहा हूँ मैं, और वह सब तुम्हारे रेफरेंस से आ रहे हैं क्योंकि तुम्हारे ज़िम्मे लगाया है मैंने ये घर बेचना। शकूर कल्बे मोमिन को यूँ देख रहा था जैसे वो इब्रानी ज़ुबान में बात कर रहा है। मेरे बड़े दुश्मन हैं मोमिन भाई, आपकी नज़रों में गिराना चाहते हैं मुझे। शकूर ने बिलाखिर कहा, इन्हें जाकर फिर बता दो कि तुम मेरी नज़रों में जितना पहले गिरे हुए हो इससे ज़्यादा नहीं गिर सकते। कल्बे मोमिन ने तिनकर कहा था। हाँ, ये बात
हुई ना, यही जाकर कहूँगा। आप तो बस इसी तरह एतबार होना चाहिए मुझ पर। कल्ब मोमिन की बात इसके सर के ऊपर से गुजरी थी, अगर इसकी समझ में आई भी थी तो इसने नासमझी का मुजाहरा किया था। कल्ब मोमिन ने इसके साथ मजीद मगजमारी का इरादा तर्क कर दिया था। तुम किसी मास्टर इब्राहिम को जानते हो? उसने शकूर से पूछा था। वो जो दादाजी के दोस्त थे और जिनसे दादाजी मिलने गए थे? इसने चौंक कर पूछा था। हाँ, कल्ब मोमिन ने मुख्तसर कहा। हाँ जी, जानता हूँ, मुझे मिलना है इनसे, इनका पता चाहिए। शकूर इसकी बात पर सर कुचाने लगा था। पता तो नहीं है मेरे पास, बस इलाके का पता है। आपको बताया था ना, क्रीम मंगवाई थी मैंने इनके लिए। ये पूरा एड्रेस नहीं दिया था उन्होंने मुझे। वो फ़ोन निकाल कर मुझे एड्रेस ढूंढने लगा था। आई रिपीट, वो फ़ोन निकाल कर जैसे एड्रेस ढूंढने लगा था। वो उन्हें इलाके का पता है तो वो तुम्हें बता कर ही गए होंगे। वही बता दो इलाके का नाम, मैं खुद ढूंढ लूँगा। कल्बे मोमिन बड़बड़ाया था। पर आप मिलना क्यों चाहते हैं इनसे? शकूर को एकदम तजस्सुस हुआ। है कोई बेरी जो पाँव से उतारना चाहता हूँ। इसका जुमला एक बार फिर शकूर की समझ में नहीं आया था। मोमिन भाई सूफ़ी हो गए हैं, इसने दिल ही दिल में कहा था, लेकिन बस चेहरे पर नूर नहीं आया जैसे दादा जान के चेहरे पर था। उसने चोर नज़रों से सोफे पर बैठे हुए कल्बे मोमिन को देखते हुए सोचा। फिर उसे एकदम कुछ याद आया। कोई खालिक साहब आते रहे थे आपके बाद आपसे मिलने, कहते थे दादाजी ने आपका पता और फ़ोन दिया था, मगर आपके फ़ोन पर इनका आपसे रब्ता नहीं हो पाया था। इनको दादाजी की वफ़ात का भी पता था। शकूर ने कल्ब मोमिन को इत्तला दी। मुझे अपना कार्ड देकर गए थे, तुर्की जाते रहते थे दादाजी के पास, मुझे बताया था उन्होंने। वैसे तो कह रहे थे दोबारा आएंगे, फ़ोन भी करेंगे। कल्ब मोमिन ने एकदम दिलचस्पी से इसकी बात सुनी थी। इसे फ़िलहाल सिर्फ मास्टर इब्राहिम से मिलने की दिलचस्पी थी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ये रोल मुझे ऑफ़र करते हुए। शैली का बस नहीं चला था कि वो दाऊद के सर पर ऑफिस में पड़ी कोई चीज़ दे मारती। वो अपना रोल सुनने आई थी और अब गज़बनाक थी। इससे बेहतर मैंने किसी हीरोइन का करैक्टर मोमिन की किसी फ़िल्म में नहीं देखा। टीना ने उसे कायल करने की कोशिश की। शैली ने इसको बात मुकम्मल करने नहीं दी। 7 साल बच्चे की माँ। मैं कहाँ तुम्हें 7 साल बच्चे की माँ लगती हूँ? वो दाढ़ी थी। कितनी लेयर्स और शेड्स हैं। शादी से पहले का पूरा ग्लैमरस सफ़र है। इस बार दाऊद ने कुछ बोलने की कोशिश की थी और शैली ने इसे भी बात पूरी करने नहीं दी थी। 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है वो सारा ग्लैमर, और फिर पूरी फिल्म में मैं एक बच्चा लटका कर फिरूँगी, और वो भी पहले 7 साल का, फिर इससे भी बड़ा। फॉर गॉड सेक, मोमिन से कहो फिल्में बनाना छोड़ दे और लिखना तो मुकम्मल तौर पर। राइटर नहीं है वो। ये कीड़ा क्यों घुस गया है इसके दिमाग में? जब तक वो इस फेस से निकल नहीं आता, इसे कहो वो घर बैठे। वो धारते हुए अपना बैग उठाकर खड़ी हो गई थी और चलते चलते इसने एकदम रोककर दाऊद से कहा था, और हाँ, उसे ये भी बता देना कि मैंने एहसन की फ़िल्म ज्वाइन कर ली है। मेरे पास अब इस साल किसी और फिल्म के लिए डेट्स नहीं है। हाँ, अगर उसने सनम बनानी हो तो बताना मुझे। शैली कहते हुए ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई थी, और इसके बाहर जाते ही टीना का चेहरा चमकने लगा था। थैंक गॉड उसने इनकार कर दिया। ये रोल मोमिना सुल्तान का है, वही करेगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता ये रोल। टीना ने दाऊद को चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है, तूने ऐसे ही कहना था। अब तुझे क्या पता कितनी मसरूफ़ हूँ। मोमिना आई हुई है तो इसके लिए खाना बना रही हूँ। तेरी तरह वो भी हर वक्त फरमाइशें ही करती रहती है। मुझे बताया तो था, बल्कि तुझे भी बताया था मैंने कि अवार्ड मिला है उसे, ऑस्कर। कॉरिडोर में से गुजरते हुए मोमिना को लगा सुरैया किसी से बातें कर रही है। वो किचन में थी और मुलाजिम अभी कुछ देर पहले बाहर गया था। फिर वो किचन में किससे बातें कर रही थी? मोमिना अजीब तजस्सुस के आलम में किचन में गई थी और वह दरवाजे से अंदर नहीं जा सकी थी। सुरैया अब तवे पर रोटी डालते हुए हंस रही थी और फिर हंसते हुए उससे कह रही थी, या किसी से कह रही थी, हाँ हाँ गए थे हम, वज़ीर आज़म से भी मिले, सदर से भी मिले। तेरी बहन की इतनी इज्जत हुई वहाँ, तू होता तो कितनी तस्वीरें बनाता। हाँ हाँ पता है मुझे। मोमिना दरवाजे में साकत खड़ी सुरैया को देखती रही। वो इसी तरह बातें कर रही थी, इसकी मौजूदगी से बेखबर। अम्मा किससे बातें कर रही हैं आप? उसने बिलाकर हिम्मत करके जैसे उन्हें मुखातिब किया था। सुरैया ने चौंक कर उसे देखा, फिर अजीब पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, किससे बातें करूँगी? तेरा भाई जहांगीर है, ये देख। उसने इस तरह अलमारी की तरफ इशारा किया था जैसे वो वहाँ खड़ा था। मोमिना ने इस्तराब के हाल में वहाँ देखा था जहाँ वो इशारा कर रही थी। वहाँ कोई नहीं था, ये वो वहाँ देखते हुए भी जानती थी। अम्मा यहाँ कोई नहीं है, और जहांगीर कैसे आ सकता है? उसने माँ को जैसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की थी। लो भला, इसकी बहन का घर है, इसे कौन रोकेगा? इसका जब दिल चाहता है आ जाता है, फिर मैं और वो बैठकर फिल्में देखते हैं। सुरैया ने इसकी बात इस तरह नज़रअंदाज करते हुए इसे बताया था जैसे वो अकल से पैदल थी। जो वो देख पा रही थी वो नहीं देख सकती थी।
मोमिना सुल्तान कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। वो बस दरवाजे की चौखट के दोनों इतराफ हाथ रखे वहाँ दम साधे खड़ी। शेज़ोफ्रेनिया की अलामात हैं। वो पिछले कई महीनों से आपके भाई को देख रही हैं, आपने पहले कभी नोटिस क्यों नहीं किया? मोमिना सुल्तान ने सोचा था इसकी ज़िंदगी में बुरी खबरें अब नहीं रहीं। कुछ दिन तो अच्छे गुजरते। साइकेट्रिस्ट रैया के साथ किए जाने वाले सेशन के बाद इसे अपनी तशख़ीस बता रहा था और वो दम बखुद सुन रही थी। मैं पाकिस्तान में रही ही नहीं इतने महीने, उसने अपना गला साफ़ करते हुए साइकेट्रिस्ट को बताया था। इसीलिए आपको अंदाज़ा नहीं हुआ। रेगुलर मेडिकेशन करनी पड़ेगी और सेशंस भी। अभी तय स्टेज में है ये मर्ज़, वक्त पर इलाज हो जाएगा तो कंट्रोल हो जाएगा। वो इसे उम्मीद दिला रहा था। मोमिना इसका चेहरा देखते हुए सिर्फ सर हिला रही थी। बाय द वे, आपको ऑस्कर जीतने पर बहुत बहुत मुबारक हो। आप मोमिना सुल्तान है ना? साइकेट्रिस्ट ने गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए इस वक्त इससे कहा जब वो कुर्सी से उठकर इसके ऑफिस से निकलने वाली थी। इसने बहुत मुश्किल शुक्रिया अदा किया। बाज़ लम्हों में आप पहचानना नहीं जाना चाहते, सींग लगा लेना चाहते हैं, मास्क चढ़ा लेना चाहते हैं, और ये दोनों चीज़ें आपको पहचाने जाने के बाद याद आती हैं। वो बाहर निकली तो सुरैया और सुल्तान दोनों बाहर वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। उसे देखकर उठ खड़े हुए थे। बहुत पैसा आ गया इसके पास, ख्वामखा डॉक्टरों के पास चक्कर लगवाती है, सुरैया ने हफ्की से इससे कहा था। इसने कुछ कहे बगैर माँ का चेहरा देखा। सब ठीक तो है ना मोमिना? सुल्तान ने जैसे बेटी के चेहरे को पढ़ लिया था। हाँ बस सब ठीक है। मोमिना ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बाप को यकीन दिलाया। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे क्या हुआ, 2 घंटे से बस बातें ही किए जा रहा था वो डॉक्टर मुझसे। आइंदा नहीं जाऊँगी इसके पास, मेरा दिमाग खा गया है, सुरैया खफा अंदाज में कहते हुए क्लिनिक से बाहर चल पड़ी थी। मोमिना मेकान के अंदाज में फाइल पकड़े इन दोनों के पीछे चली गई थी। साइकेट्रिस्ट ने कहा था उसे सुरैया के साथ वक्त गुजारना था। अगर वो ये चाहती थी कि इसका मर्ज ना बिगड़े और वक्त मोमिना सुल्तान कहाँ से ढूंढ कर लाती। वो ये सोच रही थी, ज़िंदगी हमें कभी बादशाह नहीं होने देती कि सब कुछ ही अदा कर दे। ज़िंदगी हमें हमेशा फ़कीर ही रखती है, किसी न किसी शय से महरूम, किसी न किसी शय के लिए तरसता हुआ। पहली फ़िल्म पर ही स्पोर्टिंग रोल पर ऑस्कर। सफ़र इतना आसान था क्या? अपने ऑफिस में बैठे ऑफिस में लगी एलईडी पर आने वाली मोमिना सुल्तान के ऑस्कर के बारे में उसे वापस आकर पता चला था, जहां टीवी चैनल्स पर पिछले 2 हफ्तों में इसके अलावा कोई और खबर दोहराई ही नहीं जा रही थी। बिल्कुल भी नहीं। हर बड़ी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी कीमत होती है। इसने इंटरव्यूअर को जवाब दिया था। बहुत कुछ बदला हुआ था इसकी शख्सियत में। वो घबराई हुई अदाकारा नहीं थी जो इसके पास ऑडिशन के लिए आई थी। वो बैनुल-अक़वामी एक्सपोजर जो इसे पिछले 1 साल में मिला था, इसके उठने बैठने बोलने हर चीज़ में झलक रहा था। वो बेहद पुरएतमाद और ग्रूम्ड नज़र आ रही थी। कामयाबी हर मुश्किल सफ़र की थकन ख़त्म कर देती है, ख़ास तौर पर अगर कामयाबी आपको मिलने वाली कामयाबी जैसी हो। इंटरव्यूअर ने मुस्कुराते हुए बेहद मरूब अंदाज में इसके जवाब पर तबसरा किया था। कामयाबी की अपनी थकन होती है और जितनी बड़ी कामयाबी होती है इतना ज़्यादा थकाती है। इसने मोमिना सुल्तान को कहते सुना। कल्बे मोमिन चैनल बदलते बदलते रुक गया था। वो इसकी गुफ्तगू सुनना चाहता था। वो एक आम अदाकारा की गुफ्तगू नहीं थी। वो कामयाबी के नशे में चूर स्क्रीन पर अपने डंके बजाना चाहती हो, बल्कि वो इस मकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या समझौते किए हैं। इंटरव्यूअर ने सवाल किया था या सवाल करने वाली ने एकदम मौजू बदल दिया था। समझौता काम में कभी नहीं किया, ज़िंदगी में बहुत सारे किए। रॉयल ब्लू सूट में इसके गले में आज भी एक दुपट्टा था। कल्बे मोमिन को पता नहीं क्या क्या याद आया था, और जो भी याद आया था वो शर्मसार करने के लिए काफ़ी था। समझौते को बुरा समझती हैं? इंटरव्यूअर ने कुरेदा था। काम करने के लिए किए जाने वाले समझौते को बहुत बुरा, ज़िंदगी गुजारने वाले किए जाने वाले समझौते को बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत मुख्तसर और मदलल बात कर रही थी। इंटरव्यू करने वाली इसी की उम्र की लड़की थी, मगर वो मोमिना सुल्तान से बेहद मरूब और ख़ाइफ नज़र आ रही थी। कल्बे मोमिन जानता था वो इसका इंटरनेशनल स्टार ड्रीम था, जो बात करने वाली को बार बार सोचकर बात करने पर मजबूर कर रहा था। चलें कुछ हल्की फुल्की बातचीत करते हैं, हम कुछ पर्सनल सवालात। इंटरव्यूअर ने एकदम मौजू एक बार फिर इसी अंदाज में बदलता जिसमें वो बदलने की आदत थी। कल्बे मोमिन ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने वाले दाऊद को नहीं देख सकता। वो इस इंटरव्यू में इतना महव था। दाऊद खामोशी से आकर एक कुर्सी खींचकर बैठ गया, और वो बैठा तो मोमिन को पहली बार इसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। कभी किसी से प्यार किया है? इंटरव्यूअर ने बेहद तजस्सुस के अलम से सवाल किया था। हाँ, बेहद मुतासिर या बेतासुर अंदाज में जवाब दिया गया था।
पाया या खोया, इंटरव्यूअर का तजस्सुस और बढ़ा। पाकर बहुत कुछ खो देती है, इसलिए खो दिया, मोमिना सुल्तान ने इसी अंदाज में कहा था। खो देने की तकलीफ है, अब नहीं है। जिंदगी में कभी किसी से नफरत की, इंटरव्यूअर का अगला सवाल था। हाँ, जवाब सोचे बगैर आया था, यूं जैसे वो जानती थी उसे किसका नाम लेना था। किससे? एक डायरेक्टर था जिसके पास मैं फिल्म का ऑडिशन देने गई थी। उसने फिल्म में नामुनासिब लिबास पहनने के लिए मुझे मजबूर किया और मेरे इनकार पर फिल्म में काम नहीं दिया। वो फिल्म मिल जाती तो शायद मेरे भाई की ज़िंदगी बच जाती। तो बस इस वक्त ज़रूरत ने ऐसी नफ़रत करवाई थी कि इससे आज भी अगर कोई नफ़रत का नाम लेता है तो मेरी आंखों के सामने सिर्फ इस डायरेक्टर का चेहरा आता है। वो पहला सवाल था जिसका जवाब इसने मुख्तसर नहीं दिया था, बेहद तहम्मुल से दिया था, मगर इसकी आंखें इस तहम्मुल का साथ नहीं दे रही थी। कल्ब मोमिन को अंदाज़ा नहीं था कि वो आज भी इसकी याददाश्त का हिस्सा और इस इंटरव्यू में इसका हवाला इस तरह आएगा। नदामत इसलिए भी ज़्यादा हुई थी क्योंकि इससे कुछ फासले पर दाऊद बैठा हुआ था। कभी कभार किस्मत हमें इस तरह कटहरे में लाकर खड़ा कर देती है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाम बताना चाहेंगी आप इसका? इंटरव्यूअर ने चंद लम्हे इस डायरेक्टर की शान में कहे जाने वाले अल्फाज के बाद मोमिना सुल्तान को नाम लेने के लिए उकसाया था। वो इस काबिल भी नहीं कि मैं इसका नाम ले सकूं। कल्ब मोमिन ने रिमोट उठाकर एलईडी बंद कर दी थी। तुमने मुझे बताया नहीं था इसका भाई बीमार था? चंद लम्हों की खामोशी के बाद मोमिन ने दाऊद से कहा था। बता देता तो भी क्या होता मोमिन भाई, आप इस वक्त किसी की नहीं सुनते थे। दाऊद ने शायद ज़िंदगी में पहली बार मध्यम आवाज़ में इसके रवैये की किसी बदसूरती की निशानदेही की थी। मोमिन चुपचाप बैठा रहा था। अगर तुम्हारी बात होती तो इससे माजरत करना मेरी तरफ से। बहुत देर खामोश रहने के बाद उसने जो कहा था उसने दाऊद को घिंग कर दिया था। वो शायद पहली माजरत थी जो मोमिन किसी से कर रहा था। मैं और टीना सोच रहे हैं मोमिन भाई कि अगर मोमिना से आपकी फ़िल्म के बारे में बात कीजिए। शैली तो अब इनकार करके चली गई और हम दोनों का ख्याल है ये रोल मोमिना के अलावा कोई नहीं कर सकता। दाऊद ने इसकी बात के जवाब में बड़ी हिम्मत से कहा था। वो स्क्रिप्ट तुम्हारे मुंह पर मार देगी, बेहद ठंडे लबो लहजे में मोमिन ने इससे कहा था। मैं स्क्रिप्ट तुम्हारे मुंह पर मारना नहीं चाहती, इसलिए इसे उठा लो। दाऊद बेख्तियार कहका लगाकर हंसा था। मोमिना के चेहरे की संजीदगी में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ा था। दाऊद इसके पास कुछ देर पहले पहुंचा था और इधर उधर की गपशप करने के बाद वो बिलाखिर इसी मौजू पर आया था और स्क्रिप्ट मोमिना के सामने रखते हुए इसने बात का आगाज़ किया था और जवाब हस्बे तवक्का वही आया था। मोमिना ने स्क्रिप्ट को हाथ तक नहीं लगाया था। मोमिन भाई ने भी यही कहा था, तुम यही करोगी। दाऊद ने बिलाखिर इससे कहा था। तुम्हारी जगह मोमिन बैठा होता तो यकीनन यही करती। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये फ़िल्म ऑफ़र करने की, मुझसे रब्ता करने की भी? वो बेहद खफा हुई थी। ये आइडिया मेरा था, दाऊद ने इतराफ़ी अंदाज में कहा था। अक्सर ठीक कहती है, तुम्हारी अकल घुटनों और टखनों के दरमियान चलती रहती है। दाऊद ने इसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी थी। वो बहुत शर्मिंदा हैं, दाऊद ने कहा। मोमिना तंजिया अंदाज में हंसी। ओह अच्छा, ज़मीर जाके तुम्हारे मोमिन भाई का बड़ी जल्दी जागा है। अब मुझसे ये मत कहना कि वो मुझसे माजरत करना चाहते हैं। दाऊद ज़ुबान दांतों तले दबाकर बैठा रहा। तुम सिर्फ एक बार ये स्क्रिप्ट पढ़ लो। मोमिना ने इसकी बात काटी। मैं बगैर पढ़े इनकार कर रही हूँ। इस पर कल्ब मोमिन का नाम लिखे और मैं इस नाम को देखना तक नहीं चाहती। इस पर अल्लाह का नाम भी लिखे और अलिफ इसी के नाम का पहला हर्फ है। दाऊद ने बेख्तियार कहा था। वो चुप हो गई। मैं मोमिन के साथ कभी काम नहीं करूंगी, इसने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा था। मत करो, सिर्फ इसे पढ़ लो, पढ़ने में तो कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। दाऊद ने बेसाख्ता इससे कहा था। वो इस पर खामोश रही। मैं चलता हूँ, देर हो रही है। वो उठ खड़ा हुआ। मोमिना खफास से अंदाज में बैठी रही। तुम्हें याद है मोमिना, जहांगीर के लिए जब हम इस रात पैसे जमा कर रहे थे, जो पैसे कम पड़े थे वो मैं आधी रात को किससे जा कर लाया था? उसने खड़े होते हुए मोमिना से कहा था। मोमिना और दाऊद एक दूसरे को देखते रहे थे। मोमिना को लगा जैसे किसी ने इसके पेट में घोंसा मारा हो। मोमिन का नाम मत लेना, वो जैसे करा कर दाऊद से बोली थी। तुम्हारा नाम लेकर इससे कर्ज लेकर नहीं आया था, अपना ही नाम लिया था। वापस देना चाहता था, बाद में इन्हें उन्होंने लिया ही नहीं कि ये छोटी रकम है, चलता हूँ। वो मध्यम आवाज़ में कहते हुए वहाँ से चला गया था। वो गुमसुम वहाँ बैठी रही थी। ज़िंदगी में कल्ब मोमिन वो आखिरी आदमी भी ना होता जिसका वो कभी कोई एहसान अपने सर पर रखना चाहती थी। इसने इस पर एहसान किया भी नहीं था, मगर वो मोमिना सुल्तान थी। एहसास से आड़ी होती तो बहुत खुश होती। हेलो जी, कल्ब मोमिन से बात कर सकता हूँ? जी मैं कल्ब मोमिन ही हूँ। दूसरी तरफ पर मौजूद मर्द यकदम
बेहद खुश हुआ था। शुक्र है आपसे बात हो गई। मैं इतने महीनों से आपसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके अपार्टमेंट के भी कई चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन आपसे रब्ता ही नहीं हो पाया। इस आदमी ने कहा था। कल्बे मोमिन कुछ उलझा था। इसके जहन में इस आदमी का नाम गूंजा था जिसका जिक्र शकूर ने किया था, लेकिन इसने फ़ोन पर इस आदमी का नाम लेने के बजाय इससे कहा था, सॉरी मैं अभी तक आपको पहचाना नहीं हूँ। वो इस वक्त ऑफिस से निकल रहा था और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ इस आदमी ने बड़े इत्मीनान के आलम में कहा, जी आप जानते होंगे तो पहचानेंगे ना, मरहूम अब्दुल अली साहब बहुत अच्छी तरह जानते थे मुझे वैसे। उसने बड़े बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में कहा, आप दादा के दोस्त हैं? मोमिन ने जहन में पहला ख्याल यही आया था या यही रखा था। काश होता जी, अब तो इनके सिर्फ मदाह हैं। आप बताएं आपके पास कब हाजिर हो सकता हूँ? एक बड़ा ज़रूरी काम है मुझे और अब्दुल अली साहब का हुक्म भी, इस आदमी ने जवाबन कहा। कल्बे मोमिन उलझा था। दादा ने आपसे कहा था मुझसे मिलने को? हाँ जी, इस आदमी ने कहा और फिर एकदम जैसे इसे ख्याल आया, अपना नाम तो बताना भूल ही गया मैं। वैसे आपके मुलाजिम को अपना कार्ड देकर आया था मैं। बंदे को खालिक अली कहते हैं। इस आदमी ने अपना नाम लिया और एक झमाके के साथ मोमिन के जहन में वो नाम और नंबर चमका जो दादा ने इसे दिया था इनके साथ होने वाली आखिरी फ़ोन कॉल के बाद। आप आ जाएं इस वीकेंड पर, मैं इंतज़ार करूंगा आपका, कल्बे मोमिन ने बेहद संजीदगी से कहा। उसे पता चल गया था खालिक इससे किस चीज़ के बारे में बात करना चाहता था। ख्याल तो रखता हूँ इसका हर वक्त, इसका ख्याल नहीं रखूँगा तो किसका रखूँगा? दो ही तो लोग होते हैं यहाँ, तुम तो इतने महीने थी ही नहीं यहाँ। सुल्तान ने मोमिना से इस रात गिला किया था। इसने बाप को सुरैया की बीमारी के बारे में बता दिया था। वो इसे राज में रखकर सुरैया का इलाज नहीं कर सकती थी। सुल्तान को शेज़ोफ्रेनिया की बीमारी कितनी समझ आई थी कितनी नहीं, लेकिन इसने मोमिना के सामने ये इकरार कर लिया था कि सुरैया अपने आप से बातें करने लगी थी और कभी कभार जहांगीर से भी करती थी, मगर इसे इसमें कभी कोई कबाहत महसूस नहीं हुई थी। मोमिना ने जवाबन इसे जहनी मर्ज़ की तफसीलात बताना शुरू कर दी थी। महंगा इलाज है? उसने मोमिना की सारी बात सुनकर अजीब फ़िक्रमंदाना अंदाज में इससे पूछा था। अब्बा, महंगे और सस्ते के परवाह नहीं करनी, इलाज मसला नहीं है, ख्याल मसला है। और इसके इस जुमले के जवाब में सुल्तान ने इसे याद दिलाया था कि इसने पिछले 1 साल में इस घर में कितना कम वक्त गुजारा था। जानती हूँ अब्बा मेरी कोताही है, लेकिन मैं बेबस थी, चाहती भी तो रह नहीं सकती थी आप लोगों के साथ पाकिस्तान में। काम पता नहीं कहाँ कहाँ लेकर जा रहा था मुझे। अभी 1 हफ्ते में दोबारा जाना है, इसलिए आपसे कह रही हूँ आप ख्याल रखिए अम्मा का। उसने बहुत नादम अंदाज में सुल्तान को वजाहत दी थी। तुमसे शिकायत नहीं कर रहा मोमिना, पर यहाँ तन्हाई बहुत है। सुल्तान ने कुछ शर्मिंदा सा होकर सर झुकाते हुए इससे कहा था। आराम भी तो बहुत है अब्बा, उसने जैसे बाप को याद दिलाया था। हाँ आराम है, पर आराम तन्हाई तो नहीं मिटाता ना। इतना लंबा दिन होता है और वो कटता भी नहीं है। रात होती है तो नींद नहीं आती। वो जो पुराना घर और मोहल्ला था ना, वहाँ ये सब नहीं होता था। दिन गुजरने का पता ही नहीं चलता था। आधा वक्त पानी के इंतज़ार में गुजर जाता था, आधा बिजली के। फिर गली मोहल्ले में होने वाली लड़ाई झगड़े देखने में दिन भाग जाता था। रात होती थी तो नींद का पता भी नहीं चलता था कब आई थी और कब नहीं। आँख जब भी खुलती थी दिनचर्या ही खुलती थी, चाहे मच्छर काटते हों, चाहे बिजली ना हो, पर हवा बंद ना हो, पर नींद आ जाती थी वहाँ। सुल्तान अजीब नॉस्टैल्जिक अंदाज में बोलता जा रहा था, यूँ जैसे उसे कोई अलिफ लैला की दास्तान सुना रहा और वो सुनती जा रही थी। यूँ जैसे वो वाकई इस अलिफ लैला से वाकिफ़ ना रही हो। वो अपने माँ बाप के लिए वही कर सकती थी जो कर रही थी। जितनी आसाइशें दुनिया से इकट्ठी करके इस बुढ़ापे में इनके गिर्द ढेर कर सकती थी, ढेर कर चुकी थी। मगर वो ये भूल गई थी कि बुढ़ापा आसाइशें मिलने पर नहीं चलता, ज़रूरतें पूरी होने पर चलता, और वो ज़रूरतें वो पूरी करने के काबिल नहीं थी। वहाँ जहांगीर और तुम्हारे जाने के बाद भी तन्हाई नहीं हुई थी। सारा दिन मोहल्ले में चलते फिरते रहते थे, यहाँ कोई आता जाता रहता था। यहाँ चीज़ें बहुत सारी, आने जाने वाला कोई नहीं है, परिंदे तक नहीं आते। वहाँ याद है सहन में बची हुई रोटी के टुकड़े भी फेंकते थे तो तुम्हारी अम्मा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से खाने के लिए आ जाते थे परिंदे। हालांकि छोटा सा सहन था हमारा, इतना तंग पता नहीं आसमान से कैसे ढूंढते होंगे परिंदे हमारे सहन में पड़ी रोटी के टुकड़े। तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं और सुरैया उसी मोहल्ले में कोई कमरा किराए पर लेकर रह लेंगे, वहाँ खुश रहेंगे हम, सुरैया भी ठीक हो जाएगी वहाँ। सुल्तान इससे कह रहा था। काम तो यहाँ भी बहुत सारे हैं अब्बा, मोमिना मुश्किल बोली थी। इस बार
हारे हुए वकील की तरह, जिसे पता था कि इसका केस कमज़ोर था। यहाँ क्या काम है? सफाई मुलाजिम करता है, खाना कुक बनाता है, ज़रूरत का सामान ड्राइवर बड़े स्टोर से लाता है। जहाँ चलते चलते मैं और तेरी अम्मा थक जाते हैं। सारा दिन मैं और सुरैया बैठकर एक दूसरे का मुंह देखते रहते हैं। सुल्तान ने अजीब सी हंसी के साथ इसे बताया था। वो हंसी नहीं थी जैसे इसकी बेचारगी थी। आप ड्राइवर के साथ जाया करें बाहर घूमने फिरने। मोमिना ने जैसे इनके लिए काम निकाला। कहाँ? सुल्तान ने बेहद सादा लहजे में कहा। कहीं भी, इतना बड़ा शहर है। मोमिना ने कहा। हाँ, पर पूरे शहर में हमारा तो कोई नहीं है ना। जहांगीर था, वो चला गया। तुम हो, तुम तो मसरूफ़ होती हो पूरी दुनिया में, और हमारा कौन है? वो मुजरिमाना अंदाज में बाप के सामने सर झुकाए बैठी रही। सुल्तान की किसी बात का इसके पास जवाब नहीं था। वो इनके पास नहीं बैठ सकती थी सब कुछ छोड़ छाड़ कर, वरना बैठ जाती। ये इख्तियार और इंतखाब अल्लाह ने इसे दिया ही नहीं था। इसके पास जो था पूरी दुनिया इस पर रश्क करती हुए मरे जा रही थी। इसके पास जो नहीं था वो इससे मरकर भी हासिल नहीं कर पा रही थी। इसकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? मोमिना की समझ में नहीं आ रहा था। इसकी इस कामयाबी का मकसद क्या था? मोमिना की समझ में ये भी नहीं आ रहा था। वो एक नाकाम अदाकारा थी तो भी अपने हर मामले में बेबस थी। वो आज एक कामयाब अदाकारा है तो भी अपने किसी मसले का हल नहीं निकाल पा रही। वो सुल्तान के पास से इस रात उठकर आ गई थी, लेकिन कोशिश के बावजूद वो सो नहीं पाई थी। सुल्तान की आवाज़ इसके कानों में बार बार गूंजती थी। वो कई घंटे अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए जैसे कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और फिर जैसे बेहद बेबसी के आलम में वो रात के पिछले पहर किचन में चाय बनानी चली आई थी। चाय का कप लिए वो लाउंज में आकर बैठी थी और इसकी नज़र इस स्क्रिप्ट के लिफाफे पर पड़ी थी जो दाऊद वहाँ छोड़कर गया था। उसने खाली और जहनी के आलम में इस लिफाफे को उठाया था जिस पर अलीफ और कल्बे मोमिन का नाम लिखा हुआ था, और स्क्रिप्ट लिफाफे से निकाल लिया था। वह एक और दुनिया थी जहाँ वो कागज़ इसे ले गए थे। आलिया जहाँ की दुनिया और उस दुनिया का मरकज़। वो 7 साल दानियाल, आलिया जहाँ का महबूब अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का बाप अब्दुल हादी। वो क्या कहानी थी जिसका एक एक किरदार दिल था और बस दिल ही हुक्मरानी कर रहा था। मोमिना सुल्तान ने अपने इस मुख्तसर करियर में ऐसे स्क्रिप्ट, ऐसे किरदार और ऐसे डायलॉग्स नहीं देखे थे। हर लिफाफे पर वो उलझती, उसे लगता वो आलिया जहाँ को जानती थी। वो इस कहानी में खुद भी कहीं थी, मगर कहाँ थी ये उसे नज़र नहीं आ रहा था। रुके बगैर वो सफ़े पर सबर पलटती इस स्क्रिप्ट को इंटरवल तक पढ़ती गई थी, और इंटरवल के सीन पर जिस किरदार की एंट्री हुई थी, इस किरदार ने मोमिना को साकित कर दिया था, क्योंकि वो पहचान गई थी वो कहानी किसकी थी, उसे क्यों वो जानी पहचानी लग रही थी। वो उसने जहाँ की कहानी थी, और इंटरवल में इस कहानी में आने वाला किरदार सुल्तान था, जो अपनी महबूबा आलिया जहाँ से मिलने तुर्की गया था, और आलिया ने दानियाल से कहा था कि वो सुल्तान के बारे में अब्दुल्ला को ना बताए। इस कहानी के हर किरदार का नाम फर्जी था। सिर्फ सुल्तान के नाम के अलावा मोमिना के रोंगटे खड़े हो गए थे या होने लगे थे। कांपते हाथों से इसने इंटरवल के बाद आगे पढ़ने के लिए स्क्रिप्ट का सफ़ा उल्टा था, वहाँ आगे जारी है के अलावा और कुछ नहीं था। इसे जो स्क्रिप्ट भेजा गया था वो इंटरवल तक था। वो बुद्ध की तरह बैठी रही। आलिया जहाँ यकीनन हुस्न जहाँ थी, और अगर वो हुस्न जहाँ थी तो कल्बे मोमिन दानियाल के सवाल और कोई नहीं हो सकता था। मोमिना, तुम अब तक जाग रही हो? वो सुल्तान की आवाज़ पर चौंकी थी। वो इसे देखने लाउंज में आया था और अब इसके सामने खड़ा था। वो बाप को दम साधे देखती रही थी। इसकी नज़रों में यकीनन कोई ऐसा तासुर था जिसने सुल्तान को परेशान किया था। ऐसे क्यों देख रही हो? वो आगे बढ़ा है। एक स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ अब्बा। मोमिना को बात करते हुए अपनी आवाज़ खोखली लगी। स्क्रिप्ट? सुल्तान उलझा। एक उर्दू फिल्म का स्क्रिप्ट। मोमिना ने नज़रें इस पर जमाई हुई थी। क्या है कहानी? सुल्तान ने पूछा। उसे उसकी नज़रें बेचैन कर रही थी। अलीफ लैला जैसी कहानी है। इंटरवल तक मैंने सांस रोक कर पढ़ा है। आपको भी सुनाती हूँ। मोमिना ने कहना शुरू किया। हाँ सुनाओ। हुस्न जहाँ को भी बड़ा यकीन था मेरी राय पर। हर स्क्रिप्ट सुनाती थी वो मुझे। तुम भी सुनाओ, मैं बता दूंगा हिट है या नहीं। सुल्तान कहते हुए दूसरे सोफे पर इसके मुकाबिल बैठ गया। एक बच्चे की कहानी है अब्बा, जिसकी माँ एक एक्ट्रेस और डांसर थी, और इसे तुर्की में एक फेस्टिवल के दौरान एक तुर्क डांसर और खतात से प्यार हो जाता है। मोमिना रुकी थी। इसने सुल्तान के चेहरे का रंग बदलते देखा था। वो इसके लिए सब कुछ छोड़कर तुर्की में रह जाती है, और डांसर जो खतातों की एक नामवर घराने से था, अपने बाप को नाराज़ करके इससे शादी कर लेता है। लेकिन फिर वो खतात नहीं बल्कि खताती नहीं कर पाता, और इन दोनों के दरमियान मोहब्बत की यह दास्तान एक शख्स की वजह से ख़त्म हो जाती है। वो कहती गई। सुल्तान पलके झपकाए बगैर इसे देखता रहा था। जब वो खामोश हुई तो सुल्तान ने कहा, किस शख्स की वजह से? मोमिना ने स्क्रिप्ट मेज़ पर रखते हुए कहा, सुल्तान की वजह से। लाउंज में ऐसी खामोशी छाई थी जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मोमिना ने इसकी आंखों में आंखें डाले इससे कहा, क्या थे अब्बा आप हुस्न जहाँ की ज़िंदगी में, हीरो या विलन? सुल्तान ने जवाब देने की बजाय बड़बड़ाते हुए कहा था, इंटरवल के बाद क्या हुआ था इस स्क्रिप्ट में?
मैं नहीं जानती, मेरे पास सिर्फ आधा स्क्रिप्ट आया है। मना कर दो इस स्क्रिप्ट को, सुल्तान ने बेसख्ता कहा। आप गए थे ना तुर्की उसने जहाँ से मिलने, क्या हुआ था वहाँ, क्या किया था आपने? मोमिना ने इसके हुक्म को नज़रअंदाज करते हुए कहा। सुल्तान इसका चेहरा देखता रहा, फिर इसने कहा, जिसने ये स्क्रिप्ट लिखा है इससे पूछिए, इससे सब इलम होगा। इसके लहजे में तंज था। किसने लिखा है ये स्क्रिप्ट? कल्बे मोमिन ने। इस पर पहले से भी लंबी खामोशी छाई थी लाउंज में। फिर सुल्तान जैसे कराते हुए बोला था, इसके बेटे ने। मोमिना ने सर हिलाया। ये वही फिल्म डायरेक्टर है जिसकी फ़िल्म के ऑडिशन के लिए भेजा था आपने, और इसने मुझे काम नहीं दिया। मोमिना ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो फिल्म डायरेक्टर वो बेटा है हुस्न जहाँ का? वो खतात नहीं बना, यहाँ पाकिस्तान आ गया? सुल्तान ने बेयकीनी के आलम में इससे कहा था। इसने सर हिला दिया। मुझे मिलवा दो उससे, सुल्तान ने बेख्तियार कहा। आप क्या करेंगे इससे मिलकर? मोमिना ने पूछा। मैं इंटरवल के बाद वाले हिस्से में अपना रोल जानना चाहता हूँ। आप इसकी फ़िल्म के विलन हैं अब्बा। ये मैं आपको पूरा स्क्रिप्ट पढ़े बगैर भी बता सकती हूँ। एक साया सुल्तान के चेहरे पर लहराया था। आप किस लिए गए थे इससे मिलने? मोमिना ने दोबारा पूछा। हुस्न जहाँ का नाम लिखा है इसने स्क्रिप्ट में। सुल्तान पता नहीं अपने किस अंदाजे की तस्दीक करना चाह रहा था। नहीं अब्बा, हर एक का नाम बदला इसने सिवाय आपके। आपसे नफरत करता है वो, इसलिए आपका नाम नहीं बदला उसने। हुस्न जहाँ की ज़िंदगी के किस्से इतने सुने हैं आपसे कि मैं आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ कि वो आलिया जहाँ नहीं, हुस्न जहाँ है। और आलिया जहाँ ने जिसके लिए बेवफाई की वो सुल्तान था। वो इसके जुमले पर हंसने लगा था, इतना कि इसकी आंखों में पानी आ गया था। बेवफाई कर लेती सुल्तान के लिए तो आज जिंदा होती। वो उठकर खड़ा हो गया था। अब्बा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मोमिना ने बेचैन होकर पूछा। मैं दूंगा भी नहीं, तुम ये फ़िल्म मत करना, यह फ़िल्म फ्लॉप होगी, तारीख की सबसे बड़ी फ्लॉप। वो कहते हुए वहाँ रुके बगैर चला गया था। मोमिना मुस्तरब इसे जाते देखती रही थी। जारी है। नावल का अगले हिस्सा सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।